हेलो बच्चों। चलिए बच्चों, हमने एस ब्लॉक स्टार्ट किया था, है ना। तो एस ब्लॉक में हमने कल कुछ डिस्कस की थी बच्चों। एस ब्लॉक को आगे कंटिन्यू करते हैं अपन। एस ब्लॉक में आगे क्या है, देखिए बच्चों सुनो। तो एक बात बताओ बच्चों, हमने लास्ट पढ़ा था कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, पढ़ा था बच्चों। अच्छा एक चीज बताओ बच्चों, आप लोगों ने ये पढ़ रखा है क्या? देखो, एक होता है बच्चों क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जानते हो बच्चों? क्लोरोफिल जो होता है वो आपको पता होगा, ये भी क्या है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स है ना बच्चों। क्लोरोफिल इटसेल्फ एक कॉम्प्लेक्स है ना। ये बच्चों कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑफ टू आयन है क्या। क्लोरोफिल किसका कॉम्प्लेक्स है ना। क्लोरोफिल आपका Mg+2 का एक कॉम्प्लेक्स, जानते हो अच्छे से, बोलो। ठीक है बच्चों, अब अपन नेक्स्ट चलते हैं, डी के बाद ई पे आते हैं अपन। देखिए नेक्स्ट मैं लेता हूं बच्चों हाइड्रेशन एनर्जी। बच्चों हाइड्रेशन का मतलब समझते हो? हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? हाइड्रेशन समझते हैं? कभी पढ़ाया था हाइड्रेशन? आप याद कीजिए। मैंने पढ़ा रखा है केमिकल बॉन्डिंग में, है ना। तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या है बच्चों? देखो, देखिए एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग डिसोल्यूशन ऑफ 1 मोल इनटू एक्सेस ऑफ वाटर। ठीक है ना। क्या करोगे आप, क्या करोगे, आपने कोई एक कंपाउंड लिया, ठीक है, उस कंपाउंड के 1 मोल को आपने एक्सेस ऑफ वाटर में डिसोल्व किया, ठीक है ना। तो एक्सेस ऑफ वाटर में डिसोल्व करने पर जो एनर्जी रिलीज होती है उसको अपन क्या नाम देते हैं? उसको बोलते हैं बच्चों, उसको बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है ना। तो एनर्जी विच इज रिलीज ड्यूरिंग डिसोल्यूशन ऑफ 1 मोल, है ना, इनटू एक्सेस ऑफ वाटर, ठीक है ना। 1 मोल कंपाउंड इनटू एक्सेस ऑफ वाटर। इनटू एक्सेस ऑफ वाटर। अब बच्चों ये वैसे याद कीजिए, ये सारा कुछ आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था ना बच्चों, ठीक है ना। हाइड्रेशन एनर्जी जो है ना, वो दो चीजों पे डिपेंड करती है। देखो बेटा सुनो, हाइड्रेशन की आपको पता होगा चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। और हाइड्रेशन एनर्जी साइज की क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ऐसा पढ़ा था आप लोगों ने? बोलो बच्चों, ऐसा पढ़ा था क्या? ऐसा पढ़ा था बच्चों? याद कीजिए, पढ़ा था ना, याद है बच्चों? अब देखो बेटा सुनो, अगर मैं आपसे ये बोलूं, देखिए कि मेरे पास जैसे ये फर्स्ट ए है, ठीक है ना, तो Li+, Na+, A+, Rb+ एंड Cs+, ठीक है बच्चों। हमें इनकी हाइड्रेशन एनर्जी का ऑर्डर फाइंड आउट करना है बच्चों, ठीक है ना। हमें इनकी हाइड्रेशन एनर्जी का ऑर्डर फाइंड आउट करना है। एक बात हो बच्चों, चार्ज तो सबका सिमिलर है, चार्ज तो सबका सिमिलर दिख रहा है आपको। अब बताओ, चार्ज तो सिमिलर है, ठीक है,
लेकिन आप साइज क्या हो रहा है, साइज इंक्रीज हो रहा है। जब साइज इंक्रीज हो रहा है तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी बच्चों, कम होती जाएगी ना। बोलो बच्चों, हाइड्रेशन एनर्जी कम होगी, डिक्रीज करेगी। अच्छा एक बात बताओ सिंपल सी, किसको सराउंड करना इजी होगा, छोटे को सराउंड करना इजी होता है या बड़े को सराउंड करना इजी होता है, किसको घेर पाना इजी होता है, स्मॉलर वन को ना, हमेशा स्मॉलर वन को ना। ठीक है, अच्छा आगे आइए, नेक्स्ट बात करते हैं इनकी। देखो बेटा सुनो, ये मेरे पास, ठीक है ना, ये मेरे पास से देखो बेटा, अब बताओ अगर मैं इस सीरीज में भी नीचे जाऊं, ठीक है, तो सीरीज में नीचे जाऊंगा तो बच्चों अगेन बताओ, साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है तो बच्चों क्या होगा, साइज बढ़ रहा है तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है। इतना सबको समझ में आ गया, बोलो बच्चों ये समझ में आया। अब देखो बेटा सुनो, जैसे अगर मैं आपसे एक बात करूं, मैं क्या कह सकता हूं, मैं ऐसा कह सकता हूं जो जो गैसेस फेज में सबसे छोटा है वो वाटर के अंदर जाते ही सबसे मोटा हो जाता है, क्या ये बात सही है, बोलो। जो गैसेस फेज में सबसे छोटा है, ठीक है ना, वो वाटर फेज में जाते ही वो सबसे मोटा हो जाता है। बताओ बच्चों, क्योंकि मुझे बताओ किसको घेरना आसान होगा, किसको घेर पाना आसान होगा, स्मॉलर वन को ना। तो बताओ अगर मैं आपसे बात करूं, अगर फर्स्ट टाइम में बात करें तो सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा कौन है, Li+, Li+ की अगर बात करें तो ये सबसे छोटा है। तो सबसे छोटा होने के कारण इसको आप सबसे ज्यादा वाटर के मॉलिक्यूल के द्वारा क्या कर सकते हो, आप सराउंड कर सकते हो, कर सकते हो बच्चों। इसको चारों तरफ से अपन ऐसे वाटर के मॉलिक्यूल से क्या कर सकते हैं, तो सराउंड कर सकते हैं, इस राउंड होता जाएगा वाटर के मॉलिक्यूल के थ्रू। बोलो बच्चों, हो जाएगा। तो अब देखो बेटा, ओवरऑल इसका साइज क्या हो गया, इसका साइज बड़ा हो गया कि नहीं हो गया, हो गया है क्या, अरे बोलो बच्चों समझ में आ गया है क्या, बोलो। ये वाटर के मॉलिक्यूल अटैच होते गए तो इस तरह से बन जाएगा क्या, इसको आप क्या बोलते हो याद है, इसको बोलते हो बच्चों हाइड्रेटेड आयन, बोलते हैं क्या। तो एक चीज बताओ बच्चों, अगर जैसे मैं ये बोलूं कि मेरे पास ये बच्चों Li+H2O की पावर x, ठीक है, फिर Na+H2O की पावर y, K+H2O की पावर z, ठीक है ना। तो बच्चों बताओ x y और z में क्या रिलेशन होगा, बताओ बच्चों, x y और z में क्या रिलेशनशिप होगा, बोलो बच्चों, वेरी गुड, x की वैल्यू सबसे बड़ी होगी तो ऐसा आएगा बच्चों x y और z। अब बच्चों एक बात बताओ, जिसके साथ वाटर के ज्यादा मॉलिक्यूल अटैच हो गए, जिसके साथ वाटर के ज्यादा मॉलिक्यूल अटैच हो गए वो बहुत ज्यादा भारी हो गया ना, वो बहुत ज्यादा हैवी हो चुका, और हैवी का मूवमेंट क्या हो जाता है, हैवी का मूवमेंट कम हो जाएगा ना। बोलो बच्चों, हैवी का मूवमेंट कम होगा। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि देखो बेटा कि अपन क्या बोल सकते हैं, एक होता है बच्चों मोबिलिटी, आयनिक मोबिलिटी, मोबिलिटी का मतलब, मोबिलिटी का मतलब होता है मूवमेंट, है ना, क्या करना, मूवमेंट करना। तो मूवमेंट क्या होगा, मूवमेंट बच्चों किसका ज्यादा होगा, आपका टेंडेंसी ऑफ हाइड्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, क्या ये बात सही है क्या, बोलो बच्चों, क्या ये बात सही है, बोलो, अरे बच्चों समझ में आया, जिसका जितना ज्यादा हाइड्रेशन होगा उसका मूवमेंट कम हो जाएगा ना। तो बच्चों मैं कह सकता हूं देखो, आयनिक मोबिलिटी की, ठीक है, आयनिक मोबिलिटी की अगर अपन बात करें तो बताओ बच्चों, मेरे पास है Li+ एक्वस, Na+ एक्वस हो गया, K+Aq, Rb+Aq। अब बताओ आयनिक मोबिलिटी, बताओ बच्चों क्या होगी, क्या होगी, ये होगी बच्चों इंक्रीजिंग ऑर्डर में, होगी बच्चों। देखो
Li+ के साथ तो बहुत ज्यादा वाटर के मॉलिक्यूल अटैच हो चुके, तो जितने ज्यादा वाटर के मॉलिक्यूल अटैच हो चुके, है ना, जितने ज्यादा वाटर के मॉलिक्यूल अटैच हो चुके, उसका मूवमेंट कम हो जाएगा ना बच्चों। समझ में आ गया आपको ये बात, दिमाग में बैठ गई आयनिक मोबिलिटी वाली। अब देखो बेटा सुनो, देखिए अपन क्या बोलेंगे, इन फर्स्ट ए ग्रुप, है ना, मोस्ट ऑफ, इन फर्स्ट ए ग्रुप only lithium, and in second A group all compounds, all compounds of, in second A group all compounds या all metal ion represent hydration tendency। आगे देखिए, in this way some water molecule will combine with a particular compound and forming is known as hydrated compound, है ना, क्या बोलते हैं उसको, हाइड्रेटेड कंपाउंड्स बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे देखो बेटा सुनो, हाइड्रेटेड का मतलब अब समझाता हूं मैं आप लोगों को, हाइड्रेटेड का क्या मतलब है। देखिए जैसे एग्जांपल लेते हैं बेटा, देखो सुनो, मेरे पास है LiCl.2H2O, MgCl2.6H2O, CaCl2.6H2। आ गया बच्चों समझ, बोलो आ गया है क्या। ये देखो बच्चों, इनके साथ क्या अटैच हो रहे हैं, वाटर के मॉलिक्यूल अटैच हो रहे हैं, हो रहे कि नहीं हो रहे, बोलो बच्चों, वाटर के मॉलिक्यूल्स अटैच हो रहे हैं। इसी तरह से देखो, जैसे आप ये ले सकते हो BeCl2.2H2O या BeCl2.4H2O। बच्चों समझ में आया यहाँ तक, यहाँ तक समझ में आया बच्चों, बोलो। चलो अब एक बात बताओ बेटा, सुनो मेरी बात को बताना आप ध्यान से सोच समझ के। देखिए बेटा क्या होता है, हमारे पास एक होता है LiNO3, है ना, LiNO3 is not used as gunpowder। Why? बताओ बच्चों, लिथियम नाइट्रेट का यूज अपन गन पाउडर की फॉर्म में नहीं कर सकते, इसका यूज अपन बारूद, समझते हो, बारूद समझते हो बच्चों, जो फटाके होते हैं उसके अंदर जो बारूद भरा होता है उसकी फॉर्म में अपन नहीं कर सकते। बच्चों बताओ क्यों, बताओ लिथियम नाइट्रेट का यूज अपन नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, कोई बताएगा आप में से। अरे देखो इसमें आयन कौन है बच्चों, देखो इसमें आयन है Li+, ठीक है, ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये वाटर से हाइड्रेटेड हो जाएगा। अब मुझे बताओ, अगर किसी के साथ वाटर के मॉलिक्यूल अटैच हो गए तो क्या वो एक्सप्लोसिव रिएक्शन दिखा पाएगा, क्या, बोलो बच्चों, क्या वो एक्सप्लोसिव रिएक्शन दिखा पाएगा। जैसे आपके पास फटाका पड़ा है, आप उसको पानी में डाल दो, ठीक है, और फिर पानी में से निकाल के आग लगाओ, है ना, क्या वो फटाका फोड़ पाएगा, बोलो बच्चों, क्या उसमें अब एक्सप्लोसिव रिएक्शन होगी, नहीं होगी ना। अरे बच्चों समझ में आया क्या, तो देखो क्या होता है, अपन क्या बोलेंगे, due to hygroscopic nature of
Li plus ion, LiNO3 will not show explosive reaction, ठीक है, and that's why it is not used as gunpowder. बोलो समझ में आ गया बच्चों? अब देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि गन पाउडर के तौर पर, ठीक है, क्या यूज आता है, तो ये यूज आता है, देखो बेटा, पोटेशियम नाइट्रेट प्लस सल्फर प्लस चारकोल, ठीक है ना। क्या क्या यूज आता है? पोटेशियम नाइट्रेट काम आता है, सल्फर काम आता है, एंड चारकोल काम आता है, ठीक है ना, ये काम आता है। अच्छा, अब देखो बेटा सुनो, किचन सॉल्ट होता है बच्चों, किचन सॉल्ट है। किचन सॉल्ट आपने देखा होगा कि रेनी सीजन में क्या होता है, ये मॉइस्चर कंटेंट को एब्जॉर्ब कर लेता है और इसका जो फ्री फ्लो होता है वो रुक जाता है। क्यों रुक जाता है बच्चों, बताओ? आपने देखा होगा जब बारिश होती है रेनी सीजन, तो जो हमारे घर में जो अपन नमकदानी रखते हैं, उसमें से जो नमक का जो फ्लो होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, या वो क्या होता है, उसकी ओपनिंग के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है ना। अरे देखा होगा बच्चों, कभी देखा है क्या आप लोगों ने ऐसा? हमारी नमकदानी है, इसके अंदर ये होल है, ठीक है ना, आप कभी ऑब्जर्व करना। तो क्या होता है बच्चों कि बहुत सारे होल आपके, हो सकता है कंप्लीटली बंद हो जाए और हो सकता है कुछ पार्शियली क्लोज हो जाए कि नहीं हो जाए, ऐसा होता है बच्चों। और उसमें से क्या होता है, उसमें नमक का निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। क्या कभी आपने ऐसा ऑब्जर्व किया? अरे कभी ऐसा ऑब्जर्व किया होगा ना बच्चों घर पे। तो आप बताओ, किचन सॉल्ट जो है वो हाइग्रोस्कोपिक होता है। हाइग्रोस्कोपिक समझ गए? हाइग्रोस्कोपिक का मतलब टेंडेंसी टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर कंटेंट फ्रॉम फ्रॉम इन्वायरमेंट या फ्रॉम एटमॉस्फेयर। तो बच्चों बताओ, किचन सॉल्ट आपका हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होता है, ऐसा क्यों? कौन बताएगा? किचन सॉल्ट हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होता है, क्यों होता है बच्चों? देखो बेटा सुनो, होता है क्या, ध्यान से सुनना। किचन सॉल्ट में एक बहुत ही खास बात है। किचन सॉल्ट में देखो ये क्या है, सुनो बच्चों, किचन सॉल्ट इज हाइग्रोस्कोपिक in nature due to presence of impurities of MgCl2 and CaCl2। ये ध्यान रखना। देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, किचन सॉल्ट में है ना, NaCl नहीं मॉइस्चर कंटेंट एब्जॉर्ब करता है। किचन सॉल्ट के अंदर हमेशा और हमेशा मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड की इंप्योरिटीज होती है। तो ये जो इंप्योरिटी होती है ना, ये इंप्योरिटी क्या करती है, ये वाटर को एब्जॉर्ब करती है। ये ध्यान रखना आप, ठीक है ना। कौन वाटर को एब्जॉर्ब करता है? कौन वाटर को एब्जॉर्ब करता है? NaCl नहीं करता, ये ध्यान रख लेना बच्चों। कौन एब्जॉर्ब करेगा? जो इनके अंदर इंप्योरिटी है, MgCl2 एंड CaCl2। समझ में आ गया बच्चों? बोलो बच्चों समझ में आ गया क्या? ठीक है ना। अच्छा, अब देखो बेटा सुनो, हमारे पास जो ये CaCl2 है ना, CaCl2 इज यूज्ड एज डेसिकेटर, ठीक है ना, एज ए डेसिकेटर, ठीक है, इन लेबोरेटरी। CaCl2 is used as a desiccator in laboratory, ठीक है ना। ये डेसिकेटर क्या होता है बच्चों, बताओ? ये डेसिकेटर क्या होता है? डेसिकेटर का मतलब होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर कंटेंट, ठीक है ना। जो क्या करता हो, जो मॉइस्चर कंटेंट को एब्जॉर्ब करता हो। समझ में आया बच्चों? बोलो, ये तीनों पॉइंट समझ में आ गए क्या? ये तीनों पॉइंट समझ में आ गए? विश्वजीत सिंह जी आपको आए क्या? विश्वजीत सिंह जी,
विश्वजीत सिंह, कहां पे नहीं लिया LICL? LICL कहां नहीं लिया? अरे विश्वजीत सिंह, CaCl2 पे ध्यान दे। CaCl2 में क्या है? कैल्शियम पे चार्ज +2 है ना? तो एक तो क्या है, एक तो मोर चार्ज है, ठीक है, मोर चार्ज, ठीक है, स्मॉल साइज, ठीक है, और अवेलेबल इजीली है। ये जो है वो इजीली अवेलेबल हो जाता है आपको। कैल्शियम क्लोराइड इजीली अवेलेबल हो जाता है, लिथियम क्लोराइड इजीली अवेलेबल नहीं होता है। कैल्शियम क्लोराइड सस्ता पड़ता है, तो जो चीज सस्ती पड़ेगी उसको यूज लेंगे या जो महंगी पड़ेगी उसको यूज लेंगे? बता। अब ये हो गया। अब मुझे बताओ बच्चों, अगर आपसे बोलूं कि टेंडेंसी ऑफ हाइड्रेशन फर्स्ट ए और सेकंड ए में से किसकी ज्यादा होगी? बताओ बच्चों, हाइड्रेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? सेकंड ए की ज्यादा होगी ना? बोलो बच्चों। हाइड्रेशन एनर्जी सेकंड ए की फर्स्ट ए से ज्यादा होगी। होगी कि नहीं होगी बच्चों? है ना? क्यों? देखो, सेकंड ए क्या होता है बच्चों? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, एंड इसका साइज क्या है? इसका साइज छोटा है, स्मॉल साइज, है ना? सेकंड ए का साइज छोटा होगा ना बच्चों? आ गया बच्चों? ये बात आपको इतनी समझ में आ गई सबको? यहां तक कोई डाउट है क्या? नहीं है? चलिए बच्चों, अब आओ बेटा नेक्स्ट बात करते हैं अपन, नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। ये तो हो गया हाइड्रेशन एनर्जी। इसके बाद आते हैं बच्चों एफ पर। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। ठीक है बच्चों, हमें एस ब्लॉक मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट समझते हो बच्चों? मतलब होता है निकालना, है ना? निकालना होता है। तो देखो बेटा क्या करेंगे, देखो अपन क्या बोलेंगे, फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ एस ब्लॉक मेटल्स, for the extraction of S block metals, electrolysis of their molten salt is done। ठीक है ना? For the extraction of S block metals, electrolysis of their molten salt is done। ठीक है ना? कैसे? देखो बेटा सुनो, जैसे सपोज मेरे पास ये NaCl है, ठीक है, ये मोल्टन स्टेट में है ना? अब मैंने बेटा इसका इलेक्ट्रोलाइसिस किया, तो क्या वो अपने इस तरह साइंस में ब्रेक हो जाएगा? बोलो बच्चों, बोलो। अब बताओ, अगर मैं एनोड की बात करूं, तो एनोड पर कौन गया? Cl- गया, Cl- गया, उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए और Cl2 में कन्वर्ट हो गया। अब बताओ कैथोड पर क्या होगा बच्चों? कैथोड पर ये 2Na+2 इलेक्ट्रॉन लिए और कन्वर्ट हो गया 2 मोल सोडियम पर। इतना सबको समझ में आ गया? बोलो बच्चों। अब एक चीज बताओ मेरे को, सोच समझ के बताना। हमने मोल्टन सोल्ट यूज लिया, क्या हम एक्वस सॉल्यूशन यूज ले सकते हैं? क्या हम एक्वस सॉल्यूशन यूज ले सकते हैं बच्चों? बोलो। एक्वस सॉल्यूशन यूज नहीं ले, क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि देखो बेटा, एक्वस सॉल्यूशन यूज लेने से क्या पंगा होगा? एक्वस सॉल्यूशन यूज लेने से क्या पंगा होगा? देखो, जैसे ही मेटल आपका रिलीज होगा, वो मेटल क्या करेगा? वो वाटर से रिएक्ट कर जाएगा, ठीक है ना? वो वाटर से रिएक्ट कर जाएगा। तो देखो बेटा, क्या अपन क्या बोलते हैं बच्चों, aqueous solution of metal salt is not used because because metal because released metal will
react with water to form metal हाइड्रोक्साइड। ठीक है ना। तो अब देखो बेटा सुनो, सपोज अगर आपने NaCl क्या लिया, एक्वस सॉल्यूशन यूज लिया, ठीक है, तो ये इस तरह से चला गया बच्चों, Na प्लस और Cl माइनस, ये एक्वस स्टेट के अंदर है। अब देखो बेटा क्या होगा, होगा क्या, वही आपका एनोड पर एनाइन गया, कौन सा एनाइन, Cl माइनस, ये गए, ये कन्वर्ट हो गए बच्चों, देखो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किया और Cl2 में। कैथोड पर देखो बेटा क्या हुआ, ये Na प्लस गए, इलेक्ट्रॉन गेन किया यहां तक, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब क्या होगा, आपको पता होगा एस ब्लॉक के मेटल बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, और जैसे ही इनको वहां पर वाटर मिलेगा, वाटर से ये रिएक्ट करके क्या बना देंगे, ये हाइड्रोक्साइड बना देंगे। समझ में आ गया पंगा? अरे बोलो बच्चों, समझ में आ गया है क्या? आगे बात सुने। तो हम मोल्टन सॉल्ट यूज नहीं ले सकते, सॉरी मोल्टन सॉल्ट यूज लेंगे, एक्वस सॉल्यूशन यूज नहीं ले सकते। ये समझ में आ गया बच्चों? बोलो, ये समझ में आ गया क्या? आ गया? चलिए बच्चों, अब देखो बेटा बात करते हैं, आगे चलते हैं नेक्स्ट देखिए बेटा सुनिए, नेक्स्ट मैं बात करूंगा आपसे, ये हो गया एफ के बाद आ जाओ बच्चों जी के ऊपर, मैं बात करूंगा डेंसिटी की। ये डेंसिटी मामला क्या होता है, इसको समझाता हूं मैं आपको, सुनना बच्चों। देखो क्या होता है, अगर मैं डेंसिटी की बात करूं तो बच्चों बताओ, एस ब्लॉक के मेटल की डेंसिटी बहुत हाई होगी या बहुत ही लो होगी? बताओ बच्चों, एस ब्लॉक के मेटल की डेंसिटी हाई होगी या लो होगी? लो होगी ना, क्योंकि देखो बच्चों एस ब्लॉक के मेटल का साइज बड़ा होता है, एस ब्लॉक के मेटल का साइज बड़ा होता है, मेटल का साइज बड़ा होने के कारण वॉल्यूम ज्यादा होगा, और वॉल्यूम अगर ज्यादा होगा तो डेंसिटी कम होगी। तो अपन क्या बोलेंगे बच्चों, एस ब्लॉक metals have density due to large size resulting in the more volume। ठीक है ना, रिजल्टिंग इन द मोर वॉल्यूम। अब देखो बेटा सुनो, जैसे अगर मैं बात करूं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम एंड सीजियम। अब देखो बेटा सुनो क्या होता है, इन जनरली क्या होता है कि अगर अपन इस सीरीज में, ये सीरीज हमारे पास, ठीक है, इस सीरीज में ये डेंसिटी है और ये मास है और ये वॉल्यूम है, ठीक है। तो जैसे जैसे अपन नीचे जाते हैं तो क्या होता है बच्चों, मास में ज्यादा ग्रोथ होती है, वॉल्यूम में कम ग्रोथ होती है, बढ़ते दोनों ही, आपको पता होगा डाउनवर्ड जाने पर क्या होता है, दोनों ही राइज होते हैं, लेकिन किस चीज से राइज हो रहा है उस पर डिपेंड करेगा। तो जब हम डाउनवर्ड जाते हैं तो मास ज्यादा बढ़ा और वॉल्यूम आपका कम बढ़ा, तो बच्चों बताओ, अब बताओ ओवरऑल डेंसिटी क्या होगी, ओवरऑल डेंसिटी क्या होगी बच्चों, बताओ, इंक्रीज करेगी ना, इंक्रीज करेगी बच्चों, ओवरऑल डेंसिटी इंक्रीज करेगी, करेगी ना, बोलो बच्चों, इंक्रीज करेगी। अब देखिए बेटा, अब देखो एक छोटा सा आप ध्यान रखना, सोडियम से पोटेशियम है ना, सोडियम से पोटेशियम, इसमें क्या होता है बच्चों, सोडियम से पोटेशियम जब जाते हो आप तो क्या होता है कि यहाँ इस दो में क्या होता है कि मास में कम ग्रोथ होती है, ठीक है, और वॉल्यूम में ज्यादा ग्रोथ होती है बच्चों। तो सोडियम से पोटेशियम जाने पर डेंसिटी क्या हो जाएगी, सोडियम से पोटेशियम पर जाने पर डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब देखो बेटा ऐसा क्या हुआ, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना आप, मैं आपको समझाता हूँ। देखो बेटा सुनो, ये सोडियम है, सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन ये है क्या बच्चों, सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन ये है,
1s2 2s2 2p6 3s1। अब बताओ बच्चों, पोटेशियम की बात करें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। क्या 4s1 होता है बच्चों? अब बच्चों एक चीज बताओ, एक चीज बताइए मेरे को कि क्या पोटेशियम में 4s1 आ गया तो इसका मतलब इसमें 3D आ तो गया लेकिन वो क्या पड़ा है? खाली पड़ा है। मेरी बात को समझ पा रहे हैं बच्चों? अरे बोलो बच्चों, पोटेशियम के केस में 3D आ तो गया लेकिन वो खाली पड़ा है। खाली पड़ा है कि नहीं पड़ा है? अरे बोलो बच्चों, अब मुझे बताओ, जब वो एम्प्टी पड़ा है तो उसने किसको इंक्रीज किया होगा? एम्प्टी स्पेस का इंक्रीज करेगा, वॉल्यूम। और वॉल्यूम को जब ज्यादा बढ़ाएगा, वॉल्यूम को जब वो ज्यादा बढ़ाएगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगी वहां पर? डेंसिटी क्या हो जाएगी वहां पर? डिक्रीज कर जाएगी ना। अच्छा, आपको पता होगा कि हमेशा जब कोई भी ऑर्बिटल पहली बार आता है तो उसका इफेक्ट देखने को मिलता ही है। अब डी का साइज भी काफी बड़ा होता है ना। अरे डी का साइज भी तो काफी बड़ा होता है। 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं बच्चों, आते हैं कि नहीं आते? तो डी आपको पता होगा 1D होता है क्या बच्चों? 1D सब ऑर्बिट होता है, 2D सब ऑर्बिट होता है। 1D 2D नहीं होता ना। सीधा क्या होता है? डी पहली बार 3 में आता है ना। डी पहली बार 3 में आता है बच्चों, ठीक है। तो अब देखो बेटा सुनो, यानी यहां से ये याद रहेगा कि दिक्कत कहाँ है। दिक्कत कहाँ है बच्चों? इनको याद रखो बच्चों। NaK, नाक में दिक्कत है। अरे नाक में दिक्कत है क्या? इसको ऐसे याद रख सकते हो? बोलो बच्चों, अरे नाक में दिक्कत है क्या? अब देखो बेटा, अगर मैं यहां पर क्या करूं, अगर मैं एग्जैक्ट ऑर्डर की बात करूं, एग्जैक्ट ऑर्डर ऑफ डेंसिटी, ठीक है, तो देखो बेटा क्या होगा, सीजियम, फिर रुबीडियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम और फिर लिथियम। बच्चों समझ में आ गया क्या? अरे बच्चों समझ में आ गया क्या? बोलो, आ गया समझ में? दिमाग में बैठ गया क्या? है ना। देखिए, होना किसका ज्यादा चाहिए था? पोटेशियम का ज्यादा, लेकिन ज्यादा किसका है? होना किसका ज्यादा चाहिए था? पोटेशियम का, लेकिन ज्यादा किसका है? सोडियम का है। ठीक है ना। अरे बच्चों समझ में आ गया क्या? बोलो। ठीक है, अब देखो बेटा सुनो, ये तो बात हमने कर ली, क्या हो गया, फर्स्ट ए, ठीक है। अब आ जाओ सेकंड ए की बात करते हैं। सेकंड ए में देखो क्या है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम है बच्चों। अब जैसा सोडियम और पोटेशियम में दिक्कत हुई, वैसी की वैसी दिक्कत देखो यहां पर भी होती है बच्चों। यहां पर ये देखो बेटा, जैसी दिक्कत आपकी कहाँ हुई, सोडियम और पोटेशियम के केस में हुई, वैसी की वैसी मैग्नीशियम और कैल्शियम में हुई। अरे बच्चों समझ में आई क्या? वही है वापिस रीजन। देखो, मैग्नीशियम का कॉन्फ़िगरेशन बच्चों ये है और कैल्शियम का कॉन्फ़िगरेशन ये है। बोलो बच्चों, कैल्शियम में फिर आ गया ना। कैल्शियम के केस में फिर आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? आ गया बच्चों। अरे समझ में आया क्या? आया बच्चों? अरे ये समझ में आया क्या आपको कि मैग्नीशियम से कैल्शियम पर क्या होता है बच्चों? देखो सुनो, यहां अगर मैं डेंसिटी की बात करूं तो क्या है बच्चों, मास और साइज। मास कम बढ़ता है और साइज आपका ज्यादा बढ़ता है यहां पर, ठीक है ना। ठीक है बच्चों, अब देखो बेटा सुनो, अब एक यहां पर एक सरप्राइज और है। एक सरप्राइज और क्या है कि बच्चों बेरिलियम की जो डेंसिटी है ना, वो इन दोनों से ज्यादा है। बेरिलियम की डेंसिटी इन दोनों से ज्यादा है। ऐसा क्यों बच्चों, बताओ? बेरिलियम की डेंसिटी इन दोनों से ही ज्यादा है। क्यों? देखो बच्चों, आपको याद है क्या, बेरिलियम जो है ना, आपको एस ब्लॉक का सबसे छोटा मेटल है क्या? बेरिलियम एस ब्लॉक का सबसे छोटा
मेटल है क्या? बोलो बच्चों, एस ब्लॉक का सबसे स्मॉलेस्ट मेटल कौन है? बेरिलियम। तो इसका वॉल्यूम क्या होता है बच्चों? बहुत कम होता है। तो अब देखो बेटा सुनो, क्या अपन क्या बोलेंगे? बेरिलियम इज स्मॉलेस्ट metal of S block. So its volume will be very low, and that's why it has more density than magnesium and calcium. इसकी डेंसिटी बच्चों दोनों से ज्यादा होती है, मैग्नीशियम और कैल्शियम दोनों से ही ज्यादा होती है। तो देखो बेटा सुनो, अगर अपन एग्जैक्ट ऑर्डर लिखें, एग्जैक्ट ऑर्डर ऑफ डेंसिटी और सेकेंड डे, ठीक है ना? सेकेंड डे का अगर मैं एग्जैक्ट ऑर्डर लिखता हूं, ठीक है ना, तो क्या आएगा? देखो बच्चों सुनो, आएगा बेरियम, स्ट्रोंशियम, बेरिलियम, फिर मैग्नीशियम और फिर कैल्शियम, ठीक है ना? फिर क्या आएगा बच्चों? फिर आएगा कैल्शियम, ठीक है ना? तो एकदम परफेक्ट, तो एकदम परफेक्ट ट्रेंड तो है नहीं, ठीक है ना? पर क्या कह सकते हैं, रेगुलर ट्रेंड नहीं आ रहा बच्चों, रेगुलर ट्रेंड नहीं आ रहा कि एकदम परफेक्टली इंक्रीज हो रहा हो या परफेक्टली डिक्रीज हो रहा हो। अरे बच्चों समझ में आया क्या? रीजन समझ में आ गया? अब देखो बेटा सुनो, क्या एक ये था कि सोडियम से पोटेशियम, ठीक है, और यहां से मैग्नीशियम से कैल्शियम। यहां इन दोनों केस में क्या होता है? इन दोनों केस में क्या होता है बच्चों कि मोर growth in size than atomic mass, more growth in size than atomic mass। अब देखो बेटा सुनो, है ना, इनका पूछता रहता है, इनके कई बार पूछते हैं बच्चों, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ठीक है ना, ऑर्डर ऑफ डेंसिटी बताओ, इनकी ऑर्डर ऑफ डेंसिटी बतानी है हमें। तो बच्चों बताओ, एक बार बताओ, फर्स्ट ए और सेकंड ए में से किसकी डेंसिटी ज्यादा होगी? कौन बताएगा? फर्स्ट ए और सेकंड ए में से किसकी ज्यादा होगी? बच्चों सेकंड ए की होगी ना, सेकंड ए की होगी बच्चों, क्योंकि देखो सेकंड ए वालों तो साइज आपका क्या होगा? छोटा होगा, और मास ज्यादा होगा ना। अरे मास भी ज्यादा होगा ना सेकंड ए वालों का। जैसे देखो सोडियम का 23 है, मैग्नीशियम का 24 है, बोलो बच्चों, है ना? अगर मैं आपसे बोलूं कि डेंसिटी की बात करें, ठीक है ना, डेंसिटी क्या होगी सेकंड ए वालों की फर्स्ट ए वालों से ज्यादा होगी बच्चों। क्यों? क्योंकि सेकंड ए वालों के लिए क्या है ना, वॉल्यूम होगा आपका लेस और मास होगा आपका हाई, होगा बच्चों, बोलो। अब इनका देखो ट्रेंड कैसे याद रखोगे? ऐसे याद रख लो बच्चों, ये आपने इस तरह से एक एन बनाया, बोलो बच्चों, एन बनाया बच्चों, ये इस तरह से देखो, देखो ये जो पोटेशियम है ये तो है मैक्सिमम, और जो मैग्नीशियम है वो है, एक मिनट बेटा मैंने सही बना देता हूँ, एक मिनट को, देखो सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ऐसे देखो बेटा, ठीक है, ये इस तरह से है ना बच्चों। तो अपन क्या कह सकते हैं, एग्जैक्ट ऑर्डर क्या आ जाएगा? देखो बेटा सुनो, ये है मैक्सिमम वाला और ये है मिनिमम वाला, तो इस तरह से देखो बेटा सुनो,
पोटेशियम का सबसे कम, फिर मैग्नीशियम। इसको याद रख लेना बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लेना इंपॉर्टेंट। इसको ऐसे याद रखो, देखो बेटा, ये हो गया कान्हा, हो गया बच्चों, बोलो कान्हा, समझ में आ गया, बोलो। और सीए को बोल दो कन्या, और एमजी मतलब मांगे, ठीक है ना। कान्हा क्या मांगे, कान्हा मांगे कन्या, ठीक है। तो ये ऑर्डर बच्चों याद करना, क्योंकि ये एग्जाम में कई बार आया हुआ है। अरे बच्चों डेंसिटी का समझ में आ गया है क्या? अरे हाँ ना तो बोलो, आ गया समझ में? ठीक है भैया, चलिए, ये हमने बात की डेंसिटी की, ठीक है ना। अब देखो बेटा, ये ऑर्डर है ना, कुछ को याद रखने पड़ सकते हैं, क्योंकि ऑर्डर में जो डाटाबेस क्वेश्चन है ना, डेंसिटी अपन निकाल सकते हैं। अब ऐसे नहीं कि आप जो सोचो उसके अकॉर्डिंग है इंक्रीज या डिक्रीज, हमें जैसा ऑर्डर है फिर उसको याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये जो है ना, ये पूछते रहते हैं पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। अब आओ बच्चों, देखो सुनो, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट मैं लेता हूं डेंसिटी के बाद, जी के बाद मैं आ जाता हूं एच के ऊपर। एच के ऊपर आ जाता हूं मैं, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना, एमपी एंड बीपी। एक बात बताओ बच्चों, एस ब्लॉक के मेटल्स का बीपीएमपी कम होगा या ज्यादा होगा, कौन बताएगा? एस ब्लॉक के मेटल्स का बीपीएमपी कम होगा या, जो बताओ, एस ब्लॉक के मेटल्स का बीपीएमपी कम होगा। कम क्यों होगा बच्चों, देखो, क्योंकि एक तो इनका साइज बड़ा है, और एक इनमें मेटेलिक बॉन्ड जो है वो वीक है। वीक है ना बच्चों, मेटेलिक बॉन्ड बहुत वीक है। फर्स्ट ए में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होता है, और सेकंड ए में आपके दो इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है ना। तो अपन क्या बोलेंगे बच्चों, सुनो, अपन ये बोलेंगे, देखो, अपन क्या बोलेंगे बच्चों, एस ब्लॉक metals have low bp and mp because of weak metallic bond, ठीक है ना। अब देखो बेटा, सुनो क्या होता है, इन फर्स्ट ए ग्रुप there is regular decrease in pp and mp from top to bottom, ठीक है ना। रेगुलर क्या आ रहा है बच्चों, इसमें डिक्रीमेंट आ रहा है, कैसे? देखो बेटा सुनो, फर्स्ट ए की अगर बात करें, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, ठीक है, ये है बच्चों, इस तरह का ऑर्डर आता है, ठीक है ना। फर्स्ट ए में पीपी एंड एमपी का ये ऑर्डर आता है बच्चों। तो जैसे जैसे आप नीचे गए, जैसे जैसे आप नीचे की तरफ शिफ्ट होते गए बच्चों, है ना, नीचे की तरफ आप चलते गए, तो बच्चों बताओ क्या होगा। मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होती गई बच्चों, मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी ना, क्यों? क्योंकि नीचे जाने पर बच्चों क्या हो रहा है, नीचे जाने पर बच्चों साइज जो हो रहा है वो आपका कम हो रहा है कि नहीं हो रहा? नीचे जाने पर बच्चों साइज क्या हो रहा है आपका, कम हो रहा है ना। अब देखो बेटा सुनो, बात अगर सेकंड ए की करें, तो सेकंड ए में देखो बेटा क्या है, सेकंड ए में थोड़ा सा अलग ही मामला है।
देखो मेल्टिंग पॉइंट की अगर बात करें ना तो मैग्नीशियम का सबसे कम है। मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो बच्चों मैग्नीशियम का सबसे कम है। कोई एक्सप्लेन कर पाएगा? देखो कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं है, कहीं पर भी कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं है, ठीक है। इसी वजह से अगर आप बॉइलिंग पॉइंट का देखो तो देखो दोनों बी और बी वाले क्या आ गए, पास में आ गए एकदम। दोनों बी और बी वाले मतलब बेरिलियम और बेरियम पास पास आ गए। तो देखो बेटा सेकंड ए में कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं है ना। अरे सेकंड ए में देखो बच्चों कहीं पर भी कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं है। और दोनों में एक खास बात देखी आपने कि मैग्नीशियम का चाहे मेल्टिंग पॉइंट ले लो और चाहे बॉइलिंग पॉइंट ले लो, दोनों कम है ना। अरे मैग्नीशियम का चाहे मेल्टिंग पॉइंट ले लो चाहे बॉइलिंग पॉइंट ले लो, दोनों कम है। ऐसा क्यों हो रहा है, कोई बता सकता है आप में से? ऐसा क्यों हो रहा है, कोई बता सकता है? अरे ऐसा क्यों हो रहा है, कोई बता सकता है बच्चों? बताओ। डेंसिटी ज्यादा है। फ्लोदिया जी डेंसिटी का क्या रोल होगा, बताओ। देखो बच्चों सुनो, अगर आप ध्यान दो ना तो बच्चों देखो सुनो, मैग्नीशियम में क्या है और बाकियों में क्या है, सुनना बच्चों। देखो मैग्नीशियम में ये है 3s2, ठीक है, और 3p0 पड़ा है। इसी तरह से देखो बेटा बात कैल्शियम की करें, क्या है बच्चों, आपका कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, ठीक है ना, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 4s2, ठीक है। तो इसमें खाली कौन पड़ा है? डी पहले से खाली पड़ा है ना। अरे इसमें डी पहले से खाली पड़ा है कि नहीं पड़ा है कैल्शियम में, बताओ। पड़ा है। तो अब देखो बेटा मैग्नीशियम में तो खाली जो पड़ा है उसमें पहली प्रायोरिटी 3p की होगी होगी बच्चों, और कैल्शियम में पहली प्रायोरिटी होगी 3d की होगी। अब मुझे बताओ बच्चों p और d में से किस में डायरेक्शनल प्रॉपर्टी ज्यादा है, बताओ बच्चों। p और d में से किस में डायरेक्शनल प्रॉपर्टी ज्यादा होती है? d में होती है। अरे बच्चों d में होती है। तो बच्चों जिसमें डायरेक्शन प्रॉपर्टी ज्यादा होगी उनका बनाया हुआ बॉन्ड भी क्या होगा, उनका बनाया हुआ बॉन्ड भी क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। और जब बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो उनको तोड़ने में भी हमें जोर आएगा। बोलो बच्चों, तोड़ने में हमें जोर आएगा। समझ में आ गया बच्चों? जबकि मैग्नीशियम में कौन सा ऑर्बिटल यूज आ रहा है? पी ऑर्बिटल यूज आ रहा है। समझ में आ गया क्या बच्चों? अरे बेटा समझ में आया क्या? तो देखो बेटा सुनो, क्या बोलेंगे इन केस ऑफ मैग्नीशियम, है ना, पी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट in p orbital participate in metallic bond formation, while in calcium, strontium and barium, है ना, p orbital participate in metallic bond formation। सही है। कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? डी ऑर्बिटल। एज वी नो डी ऑर्बिटल हैज more directional property, so it will form stronger metallic bond, ठीक है ना, resulting in the more PP and MP, ठीक है ना। बच्चों समझ में आ गया? अरे बच्चों समझ में आ गया क्या? बोलो बच्चों, बात समझ में आ गई क्या? आ गया सबको समझ में? अब देखो बेटा सुनो, ये इस तरह के ऑर्डर जो है ना, अब
एग्जाम में जनरली पूछे नहीं जाते। ये जो इस तरह के अजीब से ऑर्डर आते हैं ना, इरेगुलर, चलते ही कुछ हो गया, ऐसा नहीं आता है। जनरली वो ऑर्डर ज्यादा पूछे जाते हैं जिसमें रेगुलर चेंजेस होता है, या तो डिक्रीज हो रहा हो या इंक्रीज हो रहा हो। अब लेकिन हो कैसे रहे हैं बच्चों, अब देखो जो ऑर्डर है इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट है, तो ये तो आपको पता होगा, सारे प्रैक्टिकल वैल्यूज निकलती हैं। तो प्रैक्टिकल वैल्यू के बेस ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया बच्चों, ठीक है ना। अब अपन चलते हैं बच्चों नेक्स्ट। नेक्स्ट जो है हाँ जी बच्चों, चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ एस ब्लॉक मेटल्स। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ एस ब्लॉक मेटल्स, है ना। तो अब देखो बेटा, एस ब्लॉक के मेटल्स की जो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है ना, वो समझाते हैं। एक बात बताओ बच्चों, क्या एस ब्लॉक के मेटल्स बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट है क्या? एस ब्लॉक के मेटल्स बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट है क्या बच्चों? रिड्यूसिंग एजेंट दूसरों का क्या करते हैं, रिडक्शन, खुद का होता है ऑक्सीडेशन। तो बच्चों बताओ, एस ब्लॉक के मेटल तो बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं ना, एस ब्लॉक के मेटल तो बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, तो बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होंगे। तो अपन क्या बोलेंगे बच्चों, देखो सुनो, अपन क्या बोलेंगे, एस ब्लॉक metals are very good reducing agent because S block metals are very good reducing agent because they have low ionization energy, so they are, so they have tendency to form cation, ठीक है ना। बोलो बच्चों, एस ब्लॉक के मेटल जो होते हैं वो बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, क्यों? क्योंकि उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होती है, ठीक है ना। अब देखो बेटा सुनो, अगर मैं बात करूं कि रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी इन गैसियस फेज, ठीक है ना। गैसियस फेज में अगर अपन रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी की बात करें, तो देखो बेटा सुनो, गैसियस फेज में जो रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ है, ठीक है ना, वो क्या होती है बच्चों, वो आयोनाइजेशन एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है ना। रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ जो है वो आयोनाइजेशन एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो देखो बेटा सुनो, फर्स्ट एक की बात करें तो देखिए बेटा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम। आपको पता होगा बच्चों, डाउनवर्ड जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है, डाउनवर्ड जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है, तो रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। इसी तरह से बच्चों सेकंड एक की बात करते हैं, देखो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। बोलो बच्चों, हो गया। ये जो हमने बात की वो किस फेज में बात की बच्चों, गैसियस में बात की ना बच्चों। अब देखो बेटा बताओ, अगर मैं बात करूं इन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है ना, तो एक्वस सॉल्यूशन में ना थोड़ा सा मामला अलग है। बच्चों बताओ, एक्वस सॉल्यूशन में आपकी जो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है वो किन किन एनर्जी पे डिपेंड करती है, कोई बताएगा? एक्वस सॉल्यूशन में रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी किस किस पे डिपेंड करती है, आप में से कोई एक्सप्लेन करेगा?
वेरी गुड। देखो बच्चों, हाइड्रेशन एनर्जी पे डिपेंड करती है आपकी। देखो किस किस पे डिपेंड करती है, ध्यान देना। देखो इन एक्वस सॉल्यूशन, सपोज मेरे पास ये कोई एक मेटल है, ठीक है। ये मेटल जो है वो इस तरह से जा रहा है, देखो बेटा सुनो, M प्लस AQ और इस तरह से। तो अब देखो बेटा कैसे, ध्यान से सुनना। सबसे पहले क्या करेंगे कि ये जो मेटल है ये सॉलिड स्टेट से ये गैसियस फेज में आया, ठीक है बच्चों। तो यहां जो आपने एनर्जी दी है ना, उसको क्या बोलते हैं बच्चों, उसको क्या बोलते हैं बताओ। उसको बोलते हैं बच्चों सब्लिमेशन एनर्जी, बोलते हैं क्या? बोलो बच्चों, सब्लिमेशन एनर्जी बोलेंगे, यानी ये इन्वेस्टमेंट हुआ कि नहीं हुआ। अब देखो बेटा नेक्स्ट, ये जो गैसियस फेज है, गैसियस फेज में आपने क्या किया, इसको आयन में कन्वर्ट किया। तो बच्चों देखो ये जो एनर्जी होगी इसको बोला जाएगा आयोनाइजेशन एनर्जी। बोलो बच्चों, बोला जाएगा। ये भी इन्वेस्टमेंट होगा। पहले हमने सॉलिड से गैसियस फेज में बदला, अब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाला, तो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी। एंड देन बच्चों क्या हुआ, उसको हमने वाटर में लिया और वो इस तरह से क्या हो गया, उस मेटल आयन का हमने हाइड्रेशन किया। तो हाइड्रेशन में आपको पता होगा बच्चों, जो एनर्जी होगी उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे बच्चों हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है। हाइड्रेशन में आपको पता होगा बच्चों अट्रैक्शन होता है, तो एनर्जी रिलीज होती है ना, हाइड्रेशन में अट्रैक्शन होगा, होगा बच्चों, तो एनर्जी रिलीज होगी। तो ओवरऑल अगर आप देखो बच्चों, ओवरऑल अगर आप देखो तो देखो बेटा यहां पर देखो क्या हुआ, टोटल 3 एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। देखो बच्चों M सॉलिड प्लस AQ और हमारे पास ये आ गया क्या, हमारे पास बच्चों ये आ गया क्या। तो टोटल कितनी एनर्जी है बच्चों, 3 एनर्जी है ना। इसमें से देखो बेटा 2 तो क्या हो रही है, 2 तो गिवन एनर्जी है और एक क्या है बच्चों, रिलीज्ड है। या मैं ये कह सकता हूं ये जो है ना वो है इनपुट है, ठीक है, और ये जो है वो क्या है, आउटपुट है। अब बच्चों बताओ इनपुट और आउटपुट में से कौन सी एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, बताओ बच्चों। इनपुट और आउटपुट, इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट में से कौन सा ज्यादा होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट में से ज्यादा कौन सा होना चाहिए बच्चों, प्रॉफिट ज्यादा होना चाहिए ना, प्रॉफिट ज्यादा होना चाहिए ना। तो देखो बेटा सुनो, अपन क्या बोलेंगे, अपन ये बोलेंगे कि इन एक्वस सॉल्यूशन, इन एक्वस सॉल्यूशन reducing strength depends upon sublimation energy, ठीक है, हाइड्रेशन एनर्जी एंड आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है बच्चों। इन 3 एनर्जी पर डिपेंड कर रहा है। सब्लिमेशन एनर्जी, बोलो बच्चों, आपको बात समझ में आई क्या, ठीक है ना। इन 3 पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अब देखो बेटा सुनो, आपको पता होगा कि लिथियम इज स्ट्रॉन्गेस्ट reducing agent of periodic table because of its high hydration energy। बोलो बच्चों, समझ में आया क्या। लिथियम आपका पीरियोडिक टेबल का स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। इसका रीजन क्या होता है, इसकी हाइड्रेशन एनर्जी है ना वो बहुत ज्यादा होती है। अब देखो बेटा सुनो, अगर मैं बात करूं इन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है ना, तो
एक्वस सॉल्यूशन में सेकंड ईयर में तो देखो वापस वही ऑर्डर आएगा जो आपका केसेस फेज में आ रहा था, लेकिन फर्स्ट ए वालों में थोड़ा सा मामला अलग है। फर्स्ट में देखो क्या आ रहा है, पहले लिथियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबीडियम और पोटेशियम का ऑलमोस्ट सेम आती है, फिर सीजियम एंड फिर सोडियम। ये कुछ इस तरह का आता है बच्चों, ठीक है ना। तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट ए में एक्वस सॉल्यूशन में सबसे ज्यादा किसकी होती है, फर्स्ट ए में एक्वस सॉल्यूशन में किसकी ज्यादा होती है बच्चों, लिथियम की। बस ऑर्डर आपको नेक्स्ट ईयर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक पढ़ोगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, उसमें आपको अच्छे से याद हो जाएगा, घबराइए नहीं, ठीक है ना बच्चों। उसको आप अच्छे से करेंगे अपन। आ गया बच्चों समझ में, बोलो ये समझ में आ गया। HI के बाद देखो बेटा सुनो, अगर मैं बात करूं नेक्स्ट जी, इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर का मतलब क्या होता है ना, टेंडेंसी ऑफ केटाइन फॉर्मेशन, ठीक है ना, टेंडेंसी ऑफ केटाइन फॉर्मेशन, केटाइन के फॉर्मेशन की टेंडेंसी। तो बताओ बच्चों कि मैं ऐसा कह कि इलेक्ट्रो जो पॉजिटिव कैरेक्टर हैं वो आयोनाइजेशन एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी क्या, बोलो बच्चों। तो अपन ऐसा कह सकते हैं, देखो बेटा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, इसी तरह से देखो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। तो अगर आप ग्रुप में नीचे जाते हो तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती जाती है बच्चों, कम। तो अपन कह सकते हैं बच्चों इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर जो है वो क्या हो रहा है, वो बढ़ रहा है। आगे बच्चों समझ में, इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ रहा है। चलो बाकी अपन कर लेते हैं बेटा, ठीक है ना। इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर से